सो गाइस फाइनली वन पंच मैन मांगा चैप्टर में 150 आ गया है। तकरीबन 2 से 3 महीने लग गए इसको आने में, बट इतना टाइम लगा है, बट उन लोग ने वो कंटेंट हमें डिलीवर नहीं किया है। मैंने ये पूरा मांगा रीड किया, मुझे मज़ा भी आया, बट मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हूँ इस चीज़ से। सो वो चीज़ क्या है वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। सो बिना देर के करते वीडियो को स्टार्ट। मांगा के पोस्टर पेज पे हमें बैंग और बॉम्ब का काफ़ी कमाल का पिक देखने को मिल जाता है, और ये वाला टाइटल लिटरली मेरे दिल को छू गया और आप लोग के भी दिल को छुएगा। ये टाइटल इस प्रकार से है, अनफुलफिल्ड ड्रीम्स कम विथ यूथ, वॉन्डरिंग थॉट्स कम विथ एज। अगर आप लोग समझ गए होंगे आपको टाइटल लिटरली काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा होगा, और मुझे लिटरली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया ये टाइटल देख के। उसके बाद हमें पहला सीन देखने को मिलता है जहाँ पे बैंग और गारो यानी कि मॉन्स्टर गारो फाइट कर रहे हैं और एक दूसरे को पंच मार रहे हैं। और उसके अगले वाले सीन में हमें दिखाया था कि वो दोनों के दोनों फ्लिप मार के थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर देते हैं एक दूसरे से, और तुरंत ही गारो फाइटिंग पोजीशन ले लेता है एक लंबी इनहेल लेने के बाद। बट अभी भी बैंग रेडी नहीं हुआ है, और जो पोजीशन अभी जो मॉन्स्टर गारो ने ली है वो पोजीशन देख के बैंग और बॉम्ब लिटरली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और बाद में वो लोग चिल्ला के बोलते हैं अपने दिमाग में कि क्या इसने ये पोजीशन कहाँ से सीखी, और ये पोजीशन का नाम है एक्सप्लोजन रिलीज फिस्ट। बामे बॉम्ब जो कि नीचे लेटा हुआ है वो बैंक से कहता है कि इसको ये वाली पोजीशन कैसे आई, ये एक्सप्लोजन रिलीज फिस्ट इसने कहाँ से सीखा, और ये वाली टेक्निक तो तेरी थी जिसको तूने काफ़ी साल पहले ही छोड़ दिया था, तो इसने ये सब कहाँ से सीखा। और बाद में बैंग बॉम्ब से कहता है कि जब इसने हमारे डोजो क्लास को बिट्रे किया था, उसी दिन वो सब लोग को मार के मेरे रूम में पहुंच गया था, और वहाँ से उसने काफ़ी ज़्यादा स्क्रोल्स चुराने की कोशिश की, बट मैं वहाँ पे सही टाइम पे पहुंच गया था, इसलिए वो एक भी स्क्रोल्स ले नहीं पाया। बट उसने शायद से कुछ स्क्रोल्स को रीड कर लिया है, और उसने सिर्फ और सिर्फ रीड करके और वो जो भी रिटर्न था उसको मेमोराइज करके उसने ये मूव को एग्जीक्यूट कर दिया है। यानी कि उसको सिर्फ 25-30 सेकंड में रीड किया और अभी वो मूव का मास्टर बन गया है। अभी मॉन्स्टर गारो आप समझ सकते हो कि लिटरली नेक्स्ट लेवल पे है। बैंक भी अपने दिमाग में सोचने लगता है कि ये वाली ट्रिक लिटरली काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टरस है, और मैं थोड़ा बहुत खुश हो जाता है बैंग, और वो पोजीशन ले लेता है फाइटिंग की, और भी बोलते हैं अच्छा है अभी मुझे एक साथ दो चीज़ को ठीक करना पड़ेगा, एक तो मेरा पास्ट और दूसरा गारो। चल गारो अभी हम फाइट करते हैं। और अब हमें बॉम्ब का सीन दिखाया जाता है, और वो एक अभी स्टोरी नरेट करने वाला है जो कि काफ़ी साल पहले की है, और उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो कि 15-20 साल पहले का सीन है। मेरे हिसाब से 15-20 साल भी नहीं, 30-35 साल का सीन होगा। और उधर हमें आप लोग देख के आप लिटरली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे। स्क्रीन पे आप जो बंदा देख रहे हो वो और कोई नहीं, वो बैंग है। लिटरली गारो जैसा दिख रहा है ना, पर्सनैलिटी जो एटीट्यूड से खड़ा है लिटरली गारो जैसा दिख रहा है। ये एक्चुअल में बैंग है, और ये यंग था उस समय में, और वो उस समय में लिटरली काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट था, और वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और वो सिटीज़ में तहलका मचा देता था, ऐसा बॉम्ब नरेट कर रहा है। और आगे बॉम्ब बोलता है कि सिटी में उसको जो कोई भी पावरफुल बंदे की इन्फो आती थी वो उसके सामने चले आता था और उसको फाइट ऑफर करता था, और उसको उधर ही उधर ढेर कर देता था, और वो दिन में 5-6 बंदे को हॉस्पिटलाइज भी कर देता था। वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था, और पूरे के पूरे शहर में उसको कोई भी नहीं हरा पाता था। और बैंक वॉज कम्प्लीटली फील्ड विथ मार्शल आर्टिस्ट, बट ही वॉज ड्राउनिंग इन इट। और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैंग 3 लड़कियों के बीच में बैठा हुआ है, और वो सारी की सारी लड़कियाँ लिटरली काफ़ी ज़्यादा सेक्सी है। हमें ये भी पता चलता है कि पहले बैंग लिटरली काफ़ी ज़्यादा अय्याशी वाली ज़िंदगी जीता था, इसलिए शायद से उसका थोड़ा असर गारो पे शायद से हो सकता है। अभी बैंग बोल रहा है बॉम्ब को कि तू इतनी चिंता क्यों करता है बिग ब्रदर, मैं तो अपनी सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, दूसरों को मार के और दूसरों को डिफीट करके मुझे पता चलता है कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं कितना ज़्यादा स्किल्ड हो गया हूँ। तू इतना ज़्यादा टेंशन मत ले, और अभी देख तेरे धीरे धीरे बाल भी झड़ने लगे हैं, इसलिए तू अभी स्ट्रेस लेवल कम कर दे। मतलब वो बैंग लिटरली काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा रहा था, उसको बुली टाइप कर रहा था बॉम्ब को। और ये समय पे यानी कि जब बैंग यंग था तब वो एक्सप्लोजन रिलीज फिस्ट जो कि विंड ऑफ ब्लड भी कहलाया जाता था वो यूज़ करता था हर समय। यानी कि ये वाला जो मूव था वो लोगों को मौत के घाट उतार देता था, और ये वाला मूव लिटरली काफ़ी ज़्यादा टेरिबल था। बट तब भी बैंग इसको यूज़ करता था क्योंकि बैंग ने ये वाले फिस्ट को, ये वाली टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था।
और भाई उसके अगले सेम में अगर आप देखोगे आप लिटरली काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोन हो जाओगे। हमें बॉम का पास्ट सेल्फ दिखाया जाता है, यानी कि जब बॉम यंग था तो अब आप देख सकते हो कि वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा जाइंटेंटिक था और काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर था। और बाद में वो अभी काफ़ी ज़्यादा काम है और वो कामली बात कर रहा है बैंक के साथ, और वो बोल रहा है कि बॉम ये सब स्ट्रेस मुझे तेरी वजह से आ रहा है और आज मैं इधर आया हूँ सब कुछ फाइनलाइज करने को, यानी कि अभी मैं तुझे हराने आया हूँ। और हमें बैंक भी अपनी लग्जरियस कम्फी काउच में से खड़ा हो जाता है और ये देखने के बाद वो तीनों की तीनों लड़कियां डर जाती है और वो उधर से भाग जाती है। और हमें हंस के बैंक बॉम्ब से बोलता है कि क्या तू अभी भी वो सारी बोरिंग ट्रेनिंग करता है दिन रात भर पावरफुल होने के लिए, और अभी तू मेरे साथ फाइट करने आया है। बट मैं तुझे बता दूँ वो सब कुछ यूज़लेस है। क्यों तू पूछेगा? क्योंकि तू अभी एक बंदे से फाइट करने वाला है जिसको गुड टेस्ट है इन हैविंग फन। और मैं काफ़ी ज़्यादा प्राउडली बैंग बॉम्ब से कहता है कि मैं सब लोग को क्यों पीटता हूँ, क्योंकि ये मेरे सोल के लिए अच्छा है और मुझे फ़न लगता है इसमें। और मैं जब दूसरों से फाइट करता हूँ, दूसरों को हराता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरी पावर कहाँ से कहाँ बढ़ रही है। और अगर मैं किसी से डिफीट होता हूँ और उसके बाद अगले दिन मैं उसके पास जाके उसको हराता हूँ, तब मुझे मोटिवेशन मिलता है और ट्रेनिंग करने का और लोगों को पीटने का, ताकि मैं और पावरफुल बन जाऊँ। यानी कि ऐसा कहना चाहता है कि अगर मैं जब हारता हूँ तब मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है रेदर देन द बोरिंग नॉर्मल रूटीन ट्रेनिंग डे एंड नाइट। अब हमें वो लोग बाहर आ जाते हैं रूम के और एक दूसरे के आमने सामने खड़े और फाइट के लिए रेडी है। अब हमें बैंग काफ़ी एरोगेंटली बोलता है बॉम्ब को कि नो मैटर वॉट, कोई भी बंदा मेरे सामने आ जाए जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। तो क्या हुआ बड़े भैया, स्टार्ट करें अब? में कामली बॉम्ब बैंक को बोलता है कि तुझे लगता है कि तूने अपनी पावर लेवल को एक्सीड कर दिया है और तू मच पावरफुल बन गया है, बट एक्चुअली में तूने अपने आप को ही ओवरकम नहीं किया है। आजा तू लिटिल फूल, अभी मैं तुझे एक सबक सिखाता हूँ। बाद में दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और अपने मूव्स एग्जीक्यूट करते हैं। बट अगर आप लोग ये वाला चीज़ सुनोगे तो आप लोग के होश उड़ जाएगी। बॉम्ब ने एक शॉट में बैंग को ढेर कर दिया लिटरली। उसका एक मूव है जिसका नाम है वर्ल्ड विंड आयन, जो कि वो पास्ट में यूज़ करता था जब वो यंग था। सो उसने वही वाला मूव बैंग के ऊपर यूज़ किया और बैंग लिटरली ढेर हो गया ज़मीन पे और उसके मुंह के ऊपर छाले आ गए, फोड़े आ गए, उसकी आँख सूज गई और उसके मुंह में से खून भी निकल रहा है। और वो दिन पहली बार डिफीट हुआ था बैंग, वो भी उसके बड़े भाई से, और सिर्फ एक शॉट में। और बाद में बैंक खड़े होने की कोशिश करता है बट वो खड़ा भी नहीं हो पाता है, उतनी टाइट हालत हो गई थी। बट अभी भी उसने अपना एरोगेंट नेचर नहीं छोड़ा है और अभी भी वो बॉम्ब को चिढ़ा रहा है। बट हमें बॉम्ब उधर से चले आता है और चलते चलते कामली बोलता है बैंक को कि कूल ऑफ फॉर अ बिट लिटिल ब्रदर। और बाद में आगे बॉम्ब नरेट करता है कि वो दिन के बाद जब हम दोनों का बैटल हुआ और बाद में पहली बार बैंक ने हार को फेस किया, तब वो काफ़ी ज़्यादा सीरियसली एक खोपचे में बैठ के सोचने लगा था कि वो क्यों हारा था। और हमें बॉम्ब बोलते हैं कि जब वो मेरे साथ फाइट करने स्टार्ट करने वाला था तभी से और एंड तक उसका एक किलिंग इंटेंट था, यानी कि उसको मुझे जान से मारने का एक इंटेंशन था। बट मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था, मेरा इंटेंशन सिर्फ ऐसा था कि मैं बैंक को एक अच्छा सा सबक सिखाऊं एंड दैट्स इट। बट बैंक का इंटेंशन लिटरली काफ़ी ज़्यादा बुरा था और उसको मुझे जान से मारने का था और उसका सिर्फ एक ही किलिंग इंटेंट था और कुछ नहीं। और उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि अभी उसको भी ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा उसके बड़े भाई की तरह, यानी कि बैंक को धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि बॉम्ब सही है और उसको उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। और उसके बाद से ही उसके दूसरे दिन से ही बैंग काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया और बाद में वो जंगलों के अंदर बीच में जाके खुद की ट्रेनिंग करता था और काफ़ी ज़्यादा मार्शल आर्टिस्ट के टेक्निक्स प्रैक्टिस करता था। और धीरे धीरे उसने वो एक्सप्लोजन रिलीज फिस्ट को सील्ड कर दिया, यानी कि जो भी स्क्रोल्स के अंदर उसका जो टेक्निक लिखा था उसको कम्प्लीटली सील्ड ऑफ कर दिया। और उसके बाद उसने कभी भी एक्सप्लोजन रिलीज फिस्ट यूज़ नहीं किया, कभी भी। अभी जो बूढ़ा हो गया प्रेजेंट में, अभी तक उसने वो रिलीज फिस्ट वो दिन के बाद यूज़ नहीं किया। और उसने एक अपनी नई टेक्निक रिलीज़ की जो कि हम सबको मालूम है एनीमे से, जिसका नाम है वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट। और उसके बाद बैंक ने अपना डूजो भी खोल दिया और काफ़ी सारे लोगों को उसने इंस्पायर किया।
और ये देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था कि अभी बैंक सही रास्ते पे चल रहा है। और हमें आगे बॉम्ब नरेट करता है कि जब बैंक मेरे पास आया था कि उसका एक डिसाइपल अभी गलत रास्ते पे चल रहा है, तब मैंने उसको कहा था कि चल बैंक, मैं तेरी मदद करूँगा उसको सबक सिखाने के लिए। बट बैंक ने मुझे सख्त मना कर दिया था और उसने बोला था कि ये अभी एक स्टूडेंट और टीचर का मामला है, इसलिए अभी तुझे इंटरप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मुझे ऐसी फीलिंग आई कि अभी बैंक गारो को वही सबक सिखाएगा जो मैंने बैंक को कुछ साल पहले सिखाया था। यानी कि जब वो यंग था तब मैंने उसको वो सबक सिखाया था, उसके बाद अभी वो सही रास्ते पे चल रहा है और अभी बैंक भी वही करेगा गारो के साथ। बट तब भी मैंने एक बहाना बनाया कि अगर मॉन्स्टर गारो यानी कि गारो और भी ज़्यादा थ्रेटनिंग हो गया तो वो मेरे क्लासेस के अंदर आके भी मेरे मार्शल आर्टिस्ट स्टूडेंट्स को मार सकता है, इसलिए मैं भी तेरे साथ चलूँगा। सो ये बहाने की वजह से मैं बैंक के साथ आ पाया ये फ़ाइट के अंदर। और आगे बोलता है बॉम्ब की, आई थॉट दिस वॉज माई ड्यूटी टू सी दिस आउट एज योर ओल्डर ब्रदर। अब अभी हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और अभी भी ज़मीन पे लेटा हुआ है बॉम्ब और बैंक और मॉन्स्टर गारो की फ़ाइट अभी भी चल रही है। बट मॉन्स्टर गारो ओवर पावर्ड हो रहा है बैंक के ऊपर और बैंक की हालत लिटरली काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रखी है और बैंक एक भी परफेक्ट मूव मॉन्स्टर गारो के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। और लेटे लेटे बॉम्ब अपने दिमाग में सोच रहा है कि बैंक अभी तू लिटरली काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया है और अभी तुझे अपर हैंड मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी तेरे कोई भी अटैक गारो के ऊपर असर नहीं छोड़ रहे हैं। बट अगर तू अपना वो एक्सप्लोजन रिलीज फिस्ट वाला मूव वापस से ला दे और वो यूज़ करे, सो देयर आर चांसेस कि तू जीत पाए। सो क्या बैंक अपना एक्सप्लोजन रिलीज फिस्ट वापस से रिवाइंड करेगा और उसको यूज़ करेगा? बाद में बैंक वो वाला फिस्ट को यूज़ नहीं करता है, यानी कि वो रिलीज फिस्ट वाली टेक्निक को यूज़ नहीं करता है। सो इससे हमें पता चलता है कि अभी उसने वो वाली टेक्निक को कम्प्लीटली अबैंडन कर दिया है। और ये देखने के बाद बॉम्ब लिटरली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और खुश भी होता है और बोलता है सो दैट्स हाउ इट इज़, यानी कि मैंने जो सबक बैंक को सिखाया था कुछ साल पहले उसको अभी भी याद है और लगता है वो वाली ट्रिक को कभी भी यूज़ नहीं करेगा। और उसके अगले समय मॉन्स्टर गारो काफ़ी कमाल का पंच मारता है बैंक को और बैंक ज़मीन में आके गिर जाता है बॉम्ब के बाजू में। और बाद में अभी वापस से खड़ा हो जाता है बैंक। बट अभी अगर आप उसकी हालत देखोगे, हाथ में से, मुंह में से, सर में से खून आ रहा है और उसकी एक आँख भी ऐसा लग रहा है चली गई है, थोड़ा बहुत काना हो गया क्योंकि उसकी एक आँख में से भी खून निकल रहा है। और बाद में बैंक बॉम्ब को बोलता है कि बिग ब्रदर लुक केयरफुली, मैं इसको कैसे सबक सिखाता हूँ। और बाद में हंस के बॉम्ब बोलता है कि या मैं कब से देख ही रहा हूँ कि एक बदमाश बच्चा कैसे सुधर गया है। यानी कि अभी वो कैसा कहना चाहता है बैंक को कि अभी तू कितना ज़्यादा सुधर गया है, जब तू यंग था तो तू कैसा था और अभी तू कहाँ पहुँच गया है। और ये सुनने के बाद बैंक एक वियर्ड सा लुक देता है बॉम्ब को और वो चल बढ़ता है मॉन्स्टर गारो को सबक सिखाने के लिए। और अभी बैंक एक भी अटैक नहीं कर रहा है गारो के ऊपर, बट वो गारो के सारे अटैक को डिफेंड कर रहा है। और बाद में वो धीरे धीरे गारो के करीब आ रहा है और गारो को बोल रहा है कि गारो, क्या तू मुझे सुन पा रहा है? क्या तू मेरे हर एक पंचिस की आवाज़ सुन पा रहा है? क्या तू तेरे टैलेंट, तेरे पोजीशन को भूल गया है? मेरी आवाज़ सुन गारो, मुझे मालूम है कि तू अभी भी अंदर है और तू मुझे सुन सकता है। देख गारो, मैं एक फेलियर मास्टर हूँ, क्योंकि मैं हीरो वर्ल्ड में इतना ज़्यादा गुम हो गया था कि मैं अपनी स्टूडेंट्स की कदर भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए लगता है मेरी वजह से ही हम दोनों का रिलेशन बिगड़ गया और तू ऐसा बन गया है। और जब तू रॉन्ग पाथ पे चले गया, तूने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मार डाला जान से और उसकी वजह से मेरे सारे के सारे डोजो स्टूडेंट्स मुझे छोड़ के चले गए। और उसके साथ साथ तूने काफ़ी सारे हीरोज़ को भी मारा और सिटीज़ में डिस्ट्रक्शन कॉज किया और इतना ज़्यादा तहलका मचा सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से। और मुझे लगता है कि अभी ये इंसिडेंट के बाद मैं अभी हीरो जॉब छोड़ दूँगा। सो गारो, वंस आई डू दैट, हम दोनों वापस से मास्टर और डिसाइपल बन जाएंगे। लेट्स स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द बिगनिंग गारो, चल वापस से सब कुछ शुरू करते हैं। और उसके बाद हमें गारो का सीन दिखाया जाता है और हमें देखने को मिलता है कि गारो के आजू बाजू कवच है, वो तो हम सबको पता है, जो कि उसकी पूरी बॉडी को ढक चुका है काला काला कलर का। बट उसके अंदर से अभी धीरे धीरे क्रैक्स आने लगे हैं और वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है।
यानी कि इससे हमें पता चलता है कि बैंक की जो स्पीच है, बैंक का जो आवाज़ है, वो गारो को डीप डाउन हार्ट के अंदर अफेक्ट कर रहा है, जिसकी मदद से हमें अगले वाले चैप्टर्स में देखने को मिल सकता है कि वो धीरे धीरे अभी ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद वाले कुछ सीन्स में हमें वापस से चैप्टर में 149 का ही वो रिपीट दिखाया जाता है। तो मैं यही चीज़ से डिसअपॉइंटेड था कि ये मांगा वालों ने क्या कर दिया, जो 149 में था वही एंडिंग के 14 पेज में चिपका दिया। 14 पेज, 4 पेज नहीं बोल रहा हूँ, 14 पेज तक सिर्फ वही कंटिन्यू है कि जेनोस को बुली कर रहे हैं ब्लैक स्पर्म, और जेनोस उठने की कोशिश कर रहा है, तात्सुमाकी को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, बट उसको काफ़ी बुरी तरह से मार रहे ब्लैक स्पर्म सारे, और वो लोग इकट्ठा होके उसके हाथ पैर सब निकाल रहे हैं। और एंडिंग में हमें पता लगता है कि थर्ड थर्ड आवाज़ आती है, जो कि इंजन होता है किंग का, और इंजन यानी कि किंग एंटर होने वाला होता है, और वहीं पे ही ये वाला चैप्टर एंड होता है। तो जहाँ पे चैप्टर में 149 एंड हुआ था, चैप्टर में 150 भी एंड उधर ही हुआ। सो ये मुझे चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लगी। बट एनीवेज गाइस, आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मैंने काफ़ी क्लियरली और सब कुछ एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। टिल टाइम बाय बाय एंड सायोनारा।